तब बच्चों हम लोग अब क्लास 10th का जो आप लोग का साइंस बुक में केमिस्ट्री है, तो उस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसका नाम है अम्ल भस्म तथा लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार को देखेंगे, फिर आगे लवण को देख लेंगे। तो जैसे देखिए, शुरुआती के लोग जो थे अम्ल और भस्म के बारे में जो बात करते थे, उस समय का लोग उनके गुण के आधार पे बोलते थे। किसके आधार पे बोलते थे? गुण के आधार पे। यानी उस समय एसिड जो था उसको देखे और उसमें जो दिखा उसी के आधार पे उसका डिफिनेशन परिभाषा रख दी। तो हम लोग बढ़ते एक एक करके सबको देखने वाले। तो सबसे पहले एसिड को देखते हैं। तो जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, एसिड जो है यानी अम्ल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अम्ल। तो ये अम्ल या एसिड, तो एसिड शब्द जो है लेटिन भाषा के लेटिन शब्द यानी लेटिन शब्द है। एसिड एक क्या है? लेटिन शब्द एसिडस से लिया गया। एसिड शब्द एसिडस नामक लेटिन शब्द से लिया गया। अब आप लोग को कहेंगे सर ये एसिडस से क्यों लिया गया? तो एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा। क्या होता है इसका मतलब? खट्टा होता है। तो कहने का मतलब ऐसे शुरुआती वाला जो लोग होते थे वो बोलते थे वैसा पदार्थ जो खट्टा हो, उसका नाम बोल रहे थे एसिड। फिर उसका कुछ और गुण जाने, थोड़ा विस्तार से जाने, तो उन लोगों ने देखा कि जब किसी पदार्थ का जलीय विलयन, यानी बोले तो उन लोग जो पुराने समय का लोग थे, उस जो डिफिनेशन परिभाषा जो एसिड का दे रहे थे, तो उनके गुण के आधार पे दे रहे थे। वो गुण क्या था कि उसका स्वाद खट्टा दिखता था, और वो धातु से जब क्रिया करते थे, यानी धातु के साथ जुड़ के धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते थे। क्या मुक्त करते थे? हाइड्रोजन गैस। तो इसको बच्चों बोलते थे वो लोग कैसे? वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, ध्यान रहे यहाँ बात एक जोड़ के रखा है, जलीय विलयन, क्योंकि बहुत ऐसे पदार्थ है जो खट्टा तो है पर उनका जलीय विलयन बनाए खट्टा नहीं लगते। जैसे आप ही सोच लीजिए, टमाटर, हम लोग कच्चा टमाटर ले ले या नींबू ले ले, नींबू का ऊपर छिलका बिना मुंह में उसको चबाए उससे रस निकले, यानी उसका जलीय विलयन बिना निकले कोई स्वाद देता है? तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते। तो वही करे कि जिसका जलीय विलयन का स्वाद खट्टा हो और जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो, उस पदार्थ को क्या नाम दिया? अम्ल। वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो और जो धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसका नाम दिया बच्चों अम्ल, यानी उसे अम्ल कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम लोग सूत्र के रूप में लिखे तो HCl बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। एस्टिक अम्ल CH3COOH इत्यादि बहुत सारे ऐसे मतलब पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहे। तो वे सभी पदार्थ जो इस तरह का गुण दिखाएंगे उसे हम अम्ल कहेंगे। जानता है बच्चों, एक बार हम एक बच्चा से पूछे कि अम्ल क्या है, मतलब बताया इसे, तो बोला खट्टा। तो बोला कि सर जो खट्टा लगेगा वही अम्ल है। तो हम बोले क्या नींबू खट्टा लगता है तो कि नींबू अम्ल है? बोला हाँ नींबू अम्ल है। देखिए बच्चों, हमें तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो खट्टा लगता है। अब बताइए, इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टी होती है, तो मतलब अलग अलग पदार्थ, दही भी खट्टी होती है। तो करने का मतलब खट्टा लग रहा है तो किसकी वजह से लग रहा है? अम्ल की वजह से। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सब में एक ही तरह का अम्ल होता है। जैसे दही है तो दही में आपका लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो हम लोग देखेंगे आगे कि किसमें कौन सा अम्ल मिलता है। अभी बस आप लोग इतना दिमाग में सेट कीजिए कि जिस पदार्थ का जलीय विलयन का स्वाद खट्टा होगा और जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा तुरंत देख लेते हैं बेस यानी क्षार को। अब देखते हैं किसको हम लोग देखने वाले हैं? क्षार को देखते हैं। तो देखिए क्षार का जो गुण दिखता है उसका ठीक अपोजिट दिखता है। जैसे कहने का मतलब है इस क्षार का जो स्वाद होता है, क्षार का जो जलीय विलयन यानी
वो क्या होता है, कड़वा होता है, विटर होता है, मतलब उसका स्वाद खट्टा ना होके उसका ठीक अपोजिट कड़वा होता है। और ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल को क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। अब बोलेंगे सर उदासीन क्या होता है, जब क्षार को अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उदासीन, यानी अम्ल का गुण खत्म हो जाता है, अम्ल वाला जो गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग डिफिनेशन के तौर पे बोले तो हम बोलेंगे वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन का स्वाद कड़वा हो और जो अम्ल को उदासीन बना देता है उसे हम क्षार कहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है KOH, इसी तरह बहुत सारा होता है जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ समझ बनाए कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए कुछ बात को थोड़ा सा दिमाग में सेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग जो बात करने वाले हैं ये बस आप लोग पढ़े भी होंगे और पीछे जानते भी होंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होता है और विद्युत अनअपघट्य पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ बनाते हैं। तो देखिए वैसा पदार्थ जिसका विलयन विद्युत का सुचालक करता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक टब है, इसमें जल है, क्या है, जल। अब इस जल के जो है एक छोर को क्या किया जाता है, एक धातु के तार से वायर से जोड़ दिया जाता है और यहाँ से फिर दूसरे वायर से जोड़ के निकालता है। अगर इधर से करंट डाल रहे हैं हम, यानी विद्युत धारा दे रहे हैं और इससे होके विद्युत धारा अगर इधर निकल जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ये जो विलयन है, ये जो जलीय घोल है, ये विद्युत का सुचालक है। तो कहने का मतलब होता है कि अब विद्युत अपघट्य क्या है, तो जितने भी अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं और कौन, लवण, ये तीनों का जलीय विलयन जो होता है विद्युत अपघट्य होता है। मतलब अम्ल भस्म तथा लवण के जलीय विलयन से होके विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात हम कहेंगे कि ये विद्युत अपघट्य होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे हम विद्युत अपघट्य या सुचालक जिसको बोलते थे वही का दूसरा नाम एक बोल सकते हैं, विद्युत अपघट्य होता है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या अम्ल से यहाँ क्यों आगे, हम आगे बताने वाले, जिसे आप लोग बैटरी वाला पानी सुने, बैटरियम सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं, तो क्या है, विद्युत प्रवाह उससे हो रहे तभी तो ऐसा हो रहा है ना। तो अब हम लोग विद्युत अपघट्य का बात करें तो वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं, उसे हम विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल है आपका, देखिए ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल, ये सभी ऐसे पदार्थ है जिनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होते, यानी उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते। अब आप लोग सोच रहे हो सर इस सब का अभी बोले कि अम्ल का, भस्म का, लवण का विद्युत धारा जो है जलीय विलयन विद्युत धारा का सुचालक होता है, तो इस सब का क्यों नहीं होता। देखिए अब आप लोग घर में कर भी सकते हैं, ध्यान रहे कि जो जनरली हम लोग पानी देखते हैं, जल देखते हैं, तो उसमें लवण घुला हुआ रहता है, इसलिए वो विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए वह विद्युत का सुचालक होता है। जबकि जो शुद्ध आशुद्ध जल होते हैं, जब आप शुद्ध आशुद्ध जल को इस तरह के टब में लेके चेक कीजिएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है। जैसे अभी बोले एक वायर लीजिए, इधर से जोड़ के देखिए, अगर निकल जा रहा है करंट तो हम बोलेंगे कि इससे प्रवाहित। तो आशुद्ध जल, जो आशुद्ध जल आप लोग कहेंगे कहाँ मिले, तो डॉक्टर साहब को देखेंगे इंजेक्शन देते टाइम में जो एक छोटा सा पानी दवा मिलाने के लिए यूज करते हैं, उस दवा मिलाने वाले पानी वो शुद्ध आशुद्ध जल होते हैं, उसका यूज करके आप देख सकते हैं कि उसमें करंट जाता है या नहीं, तो आप देखेंगे कि उसमें करंट नहीं जाता है। अब जब कोई हम अम्ल, मान लो इसमें कोई अम्ल HCl मिला दिए,
तो जब HCl मिलाते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन आयन होता है, इसका हाइड्रोजन आयन इसमें चले आते हैं, यानी जल के अणु के साथ स्थिर हो जाते हैं, और जैसे ही करंट जाते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन मुक्त होके, अब जरा सोचिए, ये हाइड्रोजन आयन इसको लेके करंट को यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ से करंट निकल जाता है। जबकि ये सभी जो पदार्थ हम लिख के रखें, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सभी ऐसे पदार्थ है, ग्लूकोज, यूरिया, एल्कोहल, ये सभी पदार्थ को जब जल में मिलाते हैं, यानी सबका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, या इसके जैसा कोई भी आयन नहीं देता है, जिसके वजह से ये सभी पदार्थों का जलीय विलयन विद्युत का जो है प्रवाह नहीं करते, अर्थात इनके जलीय विलयन विद्युत अनपघट होते हैं। अब देखिए, एक समस्या हम लोग के पास निकल के आ गया है। हम लोग अभी जो देखे और जाने कि जिस विलयन का स्वाद, जिस पदार्थ का जलीय विलयन का स्वाद खट्टा, स्वाद क्या हो, खट्टा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अब जरा सोचिए, हम लोग हर एक चीज को लिए मुंह में ले लेके चेक करेंगे, अब क्या होगा जरा सोचिए, कुछ जहरीला विषैला चीज भी होगा। और हम लोग जानते हैं, अभी आगे देखने वाले हैं, कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं, अगर हम उसको अपने अंदर मुंह में लेके चख रहे हैं तो मेरी जान भी जा सकती है। तो ये कठिन कंडीशन था, ये एक बहुत ही कठिन बातें हम लोग को सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि जिसका स्वाद खट्टा हो। अब हमको अम्ल चुनना है तो मुंह में ले लेके चाट चाट के देखेंगे, तुम खट्टा है, अरे अम्ल है, तुम खट्टा नहीं है, तुम अम्ल नहीं, तो बड़ा ये कठिन बात है कि नहीं। हो सकता है ऐसे में किसी का क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है। तो कहने का मतलब मुंह में ले लेके चेक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि मुंह में लेके चेक किए तो अरे दही खट्टा है, दही में अम्ल है, और वही जहर वाला ले लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी वाला पानी, अरे तुम भी तो खट्टे लगता है, अब पता चलेगा हम तो चेक कर लिए खट्टे लगता है, हम ही पार हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, मुंह में लेके हमको चेक नहीं करना है। तो इसके लिए आर्हेनियस बेचारा बहुत समझदार है। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, रसायन शास्त्री थे। उन्होंने क्या किए, इन समस्या को हल निकालने के लिए बहुत सारा प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पे, क्रियाकलापों के आधार पे उन्होंने क्या देखे कि जब भी अम्ल को जल के साथ विलय किया जाता था, यानी अम्ल को मिलाया किसमें, जल में, तो अम्ल का जो जलीय विलयन दिख रहा था उसमें उन्हें एक विशेष प्रकार का चीज दिखा। कौन देखा, हाइड्रोजन धन आयन। एच देखिए ऊपर में प्लस लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन धन आयन, या केवल हाइड्रोजन आयन भी बोलेंगे तो समझ जाइएगा कि इसको ही हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन, हमेशा धन आयन ही बनाते, इसलिए हाइड्रोजन धन आयन जो है बनाते हैं। यानी इन्होंने एक कंडीशन देखी कि जब अम्ल को जल में घुलाया गया, मिलाया गया, तो क्या बन रहे थे, हाइड्रोजन आयन, और जब भस्म को जल में घोला जाता था तो OH देखिए माइनस दिया हुआ है, मतलब हाइड्रा ऑक्साइड, इसको OH को हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, तो हाइड्रा ऑक्साइड ऋण आयन बन रहे थे, हाइड्रा ऑक्साइड ऋण आयन बन रहे थे। तो कहने का मतलब हाइड्रा ऑक्साइड आयन कब बन रहा था, जब भस्म को जल में घोल रहा था, और हाइड्रोजन आयन कब बन रहा था, जब अम्ल को जल में घोल रहा था। तो इसी के आधार पे, यही चीज देख के आर्हेनियस जो है अम्ल और भस्म को परिभाषित किए, और उन्हीं को बोलते हैं आर्हेनियस का परिभाषा भी हम लोग बोलते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो आर्हेनियस अम्ल बोला कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी जल में घोले और हमें हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो उन्हें हम अम्ल देंगे। यानी उन्होंने डिफिनेशन दिया कि वैसा पदार्थ जो अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, यानी OH आयन दे रहा है, तो उसे हम भस्म कहते हैं। तो ये जो है उन्होंने परिभाषित किया अम्ल और भस्म को अपने शब्दों में, यानी जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे रहे हैं उन्हें हम भस्म कहेंगे। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं और कैसे हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं। आगे हम लोग अब बढ़ते, इसको क्लियर करने वाले, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं आर्हेनियस का सिद्धांत को।
जैसे देखिए यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक यानी ऐसे बोले कि हाइड्रोक्लोरिक एक पदार्थ है जो जल में क्या हुआ, विलय हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक को जल में घोले। अब इसके जलीय विलयन में क्या मिला जाए, देखिए हाइड्रोजन आयन। फिर यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, अब इसको जब जल में घोले तो यहाँ फिर हमको क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन। एस्टिक अम्ल है, जब ये जल में विलय हुए तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन। तो ओवरऑल देखिए हमें इन सभी पदार्थों को जब जल में घोला जा रहा है तो बन क्या रहा है, हाइड्रोजन आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन बन रहा है तो इसी के वजह से हम लोग इन्हें कहते हैं अम्ल। इसका नाम क्या हो गया, अम्ल। तो अभी हम लोग बोले थे ना कि आर्हेनियस ने बहुत सारे अम्ल को लेके देखा कि जब कोई पदार्थ को हम जल में विलय करें और विलय करने के बाद हमें जल में हाइड्रोजन आयन मिले तो उसे अम्ल नाम दी। तो उन्होंने देखे इन सभी ने और सब में उन्हें हाइड्रोजन आयन मिला, इसलिए इन सभी को उन्होंने अम्ल कहा। अब हम क्षार के उनका डिफिनेशन को, भस्म का उनका डिफिनेशन को देखें तो उन्होंने क्या बोला था, जब कोई पदार्थ जल में विलय होने के बाद हाइड्रा ऑक्साइड यानी OH आयन देता है, OH आयन देता है, उसे हम भस्म कहते हैं। जैसे देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन दिया। यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, तो ये जल में विलय हुआ, तो ये भी हाइड्रोक्साइड आयन। तो यानी सब में OH आयन मिलने का मतलब है कि आपका जो है ये पदार्थ जो है क्या है, भस्म है, यानी आपका ये पदार्थ बेस है। अब देखिए थोड़ा सा एक बात दिमाग में सीखिए, जैसे बोले थे कि अम्ल जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देते, तो ये हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि ये हाइड्रोजन आयन जो जल के अणु होते उसके साथ जुड़ के हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। और यही हाइड्रोनियम आयन जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उससे हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन का अलग होना ही आयनन कहलाता है। अब हम लोग आगे देखें तो ये हम लोग ओवरऑल अम्ल को आर्हेनियस के अनुसार समझे, भस्म को आर्हेनियस के अनुसार समझे। अब देखिए एक थोड़ा सा एक बिंदु को और समझ बनाए, जल में विलय भस्म को, जो भस्म था उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्षार करते हैं। जल में विलय भस्म को हम लोग क्षार करते, ये बात दिमाग में सेट करिएगा। ऐसा नहीं कि क्षार जो है कोई ठोस पदार्थ है तो उसको हम कर देंगे क्षार, बल्कि वो जल में विलय रहेगा तभी उसका नाम होगा क्षार, नहीं तो हम उसे भस्म के नाम से जानते हैं। यानी बोले उसका भस्म का एक दो नाम हो गया, एक भस्म जब जल में घुला है तो क्षार, नहीं तो उसको भस्म के नाम से जानेंगे। अब देखिए एक बिंदु को और आज समझ बनाना है, उदासीनीकरण, बस फिर हम लोग अगले दिन देखेंगे। अब ये उदासीनीकरण क्या है, तो जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। और इस दौरान जो लवण बनते हैं उसमें ना अम्लीय गुण मिलते ना क्षारीय गुण मिलते, जिससे हम कहते हैं कि ये उदासीन हो गए। ये क्या हो गए, उदासीन। तो आज कीजिए, जब आप पार्टी में गए थे और पार्टी में आप ऑयल करने में लगे थे और आप सब्जी ऐसे उठाए, सब्जी वाला गिर गया आपका व्हाइट वाला शर्ट पे, क्या हो गया था, दाग लगा था। और उस दाग को अब धोने के लिए सर्फ एक्सेल से सरफ डाले थे, क्या किए थे, डाले थे, बस वहां पे अब उठा पीला दाग, अब हो गया लाल दाग, लग रहा है ब्लड वाला दाग हो गया। तो उसको मिटाने के लिए क्या किए थे, नींबू का रस निचोड़े थे ना, तो नींबू का रस जब निचोड़े थे तो क्या हो गया, वो दाग गायब हुआ था, मतलब दाग क्या हो गया था, उदासीन हो गया था ना। तो इसी को हम लोग कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे जब अम्ल और भस्म मिलते हैं तो वे ना तो अम्ल वाला गुण रहने देते ना तो भस्म वाला गुण, ये उदासीन हो जाते। इसीलिए इस घटना को हम लोग उदासीनीकरण करते, यानी अम्ल और भस्म के अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनते। जो लवण बनते वो ना तो अम्लीय होते ना तो क्षारीय होते, इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको।
जैसे एक भस्म को ले लिए हम, एक क्या ले लिए, ये आपका भस्म है। कौन सा भस्म है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये दोनों का रिएक्शन हुआ, दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ, संयोजन हुआ, जिसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड नामक लवण बने और H2O जल बने। अब देखिए बोलेंगे सर ये कैसे हो जाता है, तो देखिए जो भस्म का धनायन होता है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें धनायन कौन है? सोडियम धनायन है। हाइड्रोक्साइड क्या है? ऋण आयन। और उसी तरह अम्ल है, तो अम्ल में भी हाइड्रोजन क्या है? धन आयन। क्लोरीन क्या है? ऋण आयन। तो जो भस्म का धन आयन है वो अम्ल के ऋण आयन के साथ जुड़ जाते हैं, और जो अम्ल का धन आयन है वो भस्म के ऋण आयन के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए ये धन आयन है और इसका भस्म का धन आयन सोडियम हो गया, तो अम्ल का ऋण आयन कौन हो गया? क्लोरीन। तो यहाँ बन गए NaCl, ये धन ये ऋण। फिर देखिए ये आपका क्या है? अम्ल का धन आयन, और ये क्या है? भस्म का ऋण आयन। अब ये दोनों संयोजित करके जो है आपका बन गए जल का अणु। तो इस तरह से कहते हैं कि अम्ल और भस्म संयोजित होकर लवण और जल बनाते हैं, जो उदासीन होते हैं। जो क्या होते हैं? उदासीन। हालांकि हम लोग जानेंगे कुछ लवण कभी अम्लीय हो जाते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। अब ये कब होते हैं हम लोग देखेंगे, आप बताइए। अभी तक हम लोग इतना देखे, लेकिन अभी तक हम लोग को ये पता चल पाया कौन अम्ल प्रबल है, कौन अम्ल दुर्बल है, हम लोग तो ये नहीं जान पाए। तो अब कौन अम्ल प्रबल है और कौन दुर्बल है, और हम लोग कैसे सूचक की सहायता से हम लोग अम्ल और भस्म को पहचानेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कौन सा फल में, जैसे अब बोले खट्टा होता है, कौन सा खट्टा फल में, कौन सा खट्टा चीज में कौन सा अम्ल मिलने वाला है। जैसे दही में कौन सा अम्ल मिलता है, आप लोग देखिए, आप लोग का एनसीईआरटी बुक में मिलेगा भी। हम लोग अगले वीडियो में और इसका समझ बनाने वाले हैं। तो बच्चों इसको अगर अच्छा लग रहा है तो अपने जितने भी कोरोना काल में दोस्त हैं सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको फायदा हो, मुफ्त में फायदा हो। और ये तो पक्का विश्वास रखिए, हम आपको एकदम 100% बताते हैं कि अगर आप मेरे साथ इस को देखने के लिए जुड़े हैं, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 100% रखिए कि आप केवल छापने के लिए नहीं बैठे हैं, आप बिल्कुल समझ बनाने के लिए, और वही समझ आपको बोर्ड का एग्जाम में 100% मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।